नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही डरावनी कहानी। आज की हमारी कहानी मेरे एक दोस्त की कहानी है, जिसका नाम सितीश है। ये घटना उसके साथ आज से 19 साल पहले घटित हुई थी। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। मैंने बचपन से अपनी दादी और माँ से यही सुना है कि कोई भी बात करनी हो तो धीरे करो, दीवारों के भी कान होते हैं। लेकिन क्या हो अगर यही दीवारें हमें आवाज देने लगे? क्या होगा अगर वही दीवारें आपको पुकारने लगें? तो शायद आप डर जाएंगे, या फिर डर के मारे वो जगह और वो घर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। आज मैं आपको ऐसी ही किसी घटना के बारे में बताने वाली हूँ। मेरे साथ घटी हुई ये घटना आज से लगभग 19 से 20 साल पुरानी है। तब मेरी किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो गई थी और मुझे नौकरी पर लगे हुए 6 साल पूरे हो गए थे। और नौकरी लगने के बाद 1 साल के अंदर ही मेरी शादी हो गई थी। मेरी शादी मेरे ऑफिस में लगी हुई ही एक कलीग के साथ हुई थी। रीमा रीमा नाम था उसका। जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ था तो हमारी शादी को करीबन 4 साल पूरे हो चुके थे और हमें एक अंजलि नाम की बेटी भी थी। ट्रांसफ़र होने के बाद अगले 2-3 दिन के अंदर ही मैंने नई जगह पर जाकर हमारे वहाँ पर रहने का इंतज़ाम कर लिया था। उसके अगले 2 दिन तक हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया था और फिर अपनी बेटी अंजलि को अपनी दादी के पास छोड़ दिया और ठीक 6 दिन बाद अपना सारा सामान लेकर अपने नए घर में जाने के लिए निकल पड़े। ट्रांसफ़र होने के बाद हमें किसी नई जगह पर जाने के लिए, वहाँ पर सामान शिफ्ट करने के लिए 7 दिन की छुट्टी मिलती है और 8वें दिन हमें ऑफिस में जाना पड़ता है। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना पूरा दिमाग लगाया था और एक दिन पहले ही मैं वहाँ पर पहुँच गया था। वो घर बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा था। उसका निर्माण पुराने जमाने का था, पत्थरों से बना हुआ, इसीलिए वो बाहर से दिखने में किसी किले या फिर किसी महल जैसा लगता था और वो अंदर से बहुत ठंडा था। इसीलिए मुझे वो घर बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और दूसरी बात ये थी कि उस घर का किराया मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा कम था। इसलिए मैंने बिना वक्त गवाए झट से उस घर को अपने रहने के लिए पसंद कर लिया और उसी दिन एग्रीमेंट पेपर भी बनवा लिए। मेरे ऑफिस से वो घर करीबन 20 मिनट की दूरी पर था। उस दिन बुधवार का दिन था। हमें वहां पर पहुंचते पहुंचते करीबन 4 बज गए थे। मकान मालिक ने हमसे कहा था कि हमारे वहां आने से पहले वो उस घर को साफ कर देगा। लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे तो उस घर में कोई भी साफ सफाई नहीं हुई थी। सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा था। उल्टा उस घर के बाहर ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने हवन वगैरह किया हो। बाकी खिड़की दरवाजे सब कुछ वैसा का वैसा था। मकान मालिक ने मुझे चाबी भी नहीं सौंपी थी। उसने मुझे ये बताया था कि वो यहाँ मेरे आने से पहले ही चाबी लेकर पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। आसपास कुछ मकान तो थे, लेकिन एक दूसरे से कुछ दूरी पर बने हुए थे। वहाँ के हालात देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि आसपास पूछताछ करने पर भी कोई हल नहीं निकलेगा। टेम्पू चालक और हम दोनों वहां पर मकान मालिक का आने का इंतजार करते हुए कुछ देर वहीं पर ही बैठे रहे, लेकिन फिर भी वहां पर कोई नहीं आया। मकान मालिक का घर वहां से करीबन
1 घंटे की दूरी पर था। मैंने 3-4 बार उनके घर पे फ़ोन भी किया, लेकिन किसी ने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। इसलिए वहाँ पर जाकर वापस आना मेरे लिए सिर्फ वक्त गंवाना था। आखिरकार और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हम लोगों ने घर के ताले को तोड़ने का निर्णय लिया और फिर जैसा तय किया था, हमने और आधा घंटा इंतजार किया। मकान मालिक की राह देखकर आखिरकार हमने थककर उस ताले को तोड़ दिया। ताला तोड़ते ही जब हमने उस घर का दरवाजा खोला तो एक गंदी सड़ी सी बदबू की हवा का झोंका हमारे मुंह पर आकर लगा। वो बहुत ही गंदी बदबू थी, जैसे कि अंदर कुछ सड़ रहा हो, कोई कुत्ता, बिल्ली या फिर कोई और जानवर। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों अपनी नाक पकड़कर घर के अंदर चले गए। वैसे तो उसे भी वो घर काफी पसंद आया था, लेकिन वहां की शांति देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। घर के अंदर जाने पर दुर्गंध और भी ज्यादा तेज हो गई। उसे सूंघकर रीमा को उल्टी जैसा हुआ और वो दौड़ते हुए घर से बाहर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चलते हुए घर के बाहर आ गया। उसने उल्टी करते हुए मुझसे कहा, बहुत ही तेज दुर्गंध है, किसी सड़न जैसी। तब तक ड्राइवर अपनी गाड़ी में ही बैठे बैठे सो रहा था। मेरी पत्नी की आवाज सुनकर और उसकी ये हालत देखकर वो गाड़ी से नीचे उतर आया और नीचे उतरकर उसने चिंतित होकर पूछा, साहब, क्या हुआ इन्हें? मैंने रीमा की पीठ पर थपथपाते हुए कहा, हाँ, कुछ नहीं, लगता है कोई चूहा वगैरह अंदर मरा पड़ा है, उसी की दुर्गंध फैली है। ड्राइवर भी उस घर के दरवाजे के पास चला गया और उसने एक नज़र घर के अंदर झांकने का प्रयास किया, पर कुछ ही पलों में वो भी अपनी नाक पकड़कर हमारे पास आकर खड़ा हो गया। वहां आकर उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सच में बहुत तेज बदबू है। फिर मैंने अपनी जेब में से रुमाल निकालते हुए उसे कहा कि अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि क्या मामला है। ड्राइवर ने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाई और मुझसे कहा, हाँ हाँ, मुझे भी वापस लौटकर घर जाना है, मुझे देर हो रही है। मैंने अपने नाक पर रुमाल बांध लिया और मैं दरवाजे की ओर जाने लगा। ड्राइवर भी मेरे पीछे अपने मुंह पर रुमाल बांधकर आने लगा। अंदर से आ रही तेज दुर्गंध से वहां पर रुकना भी बहुत कठिन था। हमने घर के अंदर जाते ही सबसे पहले हॉल में ढूंढकर देखा, लेकिन वो दुर्गंध अंदर से शायद कहीं से आ रही थी, तो हम दोनों भी हॉल से थोड़ा आगे चले गए। वो दुर्गंध और भी ज्यादा तेज हो गई। हमने किचन में झांककर देखा तो किचन पूरा खाली था। उसमें ना कोई बर्तन था और ना कोई सामान। वहां पर बस फर्श पर धूल जमी हुई थी। सबसे आखिर में हम बेडरूम की तरफ चले गए। हमने अंदर जाकर देखा तो हम दोनों ही हैरान रह गए, क्योंकि अंदर एक कौवा मरा हुआ था। हम हैरान इसलिए नहीं थे कि वहां पर कौवा मरा हुआ था, हम इसलिए हैरान थे कि वो दीवार से चिपका हुआ था और उसका खून दीवार से बहते हुए नीचे फर्श पर आ गया था, जैसे किसी ने उसे उड़ते हुए ही उस दीवार पर भींच दिया हो। वो दिखने में इतना भयानक लग रहा था कि उसका वर्णन करना भी बहुत कठिन था। मैंने मेरी पत्नी रीमा को कुछ देर बाहर ही रुकने के लिए कहा, फिर बाहर से एक लकड़ी और एक थैली लाकर उस कौवे के शरीर को उस दीवार से हटाकर उस थैली में भर लिया और उसके बाद उस कमरे की सारी खिड़कियां खोल दी। कुछ देर के बाद वहां की हवा साफ होती चली गई। घर के अंदर से आ रही वो सड़ी बदबू धीरे धीरे कम होती गई। मैं उस सड़े हुए कौवे को
घर से काफी दूर फेंककर वापस आ गया। लेकिन मैंने फिर भी अपनी पत्नी को नहीं बताया कि वहां पर क्या था। मैंने बस उसे इतना बताया कि अंदर एक चूहा मरा पड़ा था। मैंने खुद अंदर जाकर उस दीवार को अपने आप ही साफ कर लिया। सब कुछ नॉर्मल होते होते अंधेरा भी होना शुरू हो गया था। हमें बस एक बात से राहत थी कि हमारे आने से पहले घर के मालिक ने वहां पर पानी और लाइट की प्रबंध कर दी थी। घर में आते जाते सामान रखते टाइम हमें उस हवन से तकलीफ होने लगी, इसलिए रीमा ने फिर उसे रास्ते से थोड़ा दूर कर दिया। कुछ देर बाद मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, ये यहाँ किसने किया होगा?" मैंने कुछ सोचकर कहा, मकान मालिक ने मुझे पहले ही बताया था कि वो नया किराएदार रखने से पहले घर में शांति हवन करवाता है। ये शायद उसी की पूजा होगी।" मैंने उसे तो बता दिया, लेकिन मैं खुद इस बात को सोचकर बड़ा चिंतित था कि मकान मालिक अब तक क्यों नहीं आया। पता नहीं क्या कारण था। वो कहीं अटक गया था या फिर हमें भूल गया था। 1.5 घंटे बाद हमने सारा सामान घर के अंदर रखवा दिया। ड्राइवर बहुत ही अच्छा आदमी था। उसने हमारी बहुत मदद की। अब तो गहरा अंधेरा हो चुका था। रीमा ने किसी तरह हड़बड़ी में घर का गैस चालू किया और ड्राइवर के लिए चाय और पोहा बनाया। उसे खाकर ड्राइवर वहां से वापस अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा। सब सामान घर के अंदर आ चुका था। उसे बस लगाना और सजाना बाकी था। ड्राइवर के जाने के बाद मैंने और रीमा ने पूरे घर में झाड़ू पोछा कर लिया। जितना जरूरत का सामान था, जो भी हल्का फुल्का छोटा सामान था, उसे हमने अपनी अपनी जगह पर सजा दिया। इन सब के बीच रात के 11 बज गए थे। हम दोनों भी अब बहुत ज्यादा थक चुके थे, क्योंकि इतना लंबा रास्ता था और आकर हमने घर का काम किया, तो अब बहुत ज्यादा थक चुके थे। अंदर के कुछ कमरे अभी साफ करना बाकी था, इसलिए वो रात हमने हॉल में ही बिताने का निर्णय लिया और वहीं हॉल में एक जगह पर हमने बिस्तर डाल लिया और बिस्तर डालते ही मैं सुस्ताकर उस पर लेट गया और आलस में अपनी आंखों को मसलने लगा। रीमा ने उस बिस्तर पर बैठते हुए मुझसे कहा, ये मकान मालिक अब तक नहीं आया। अच्छा हुआ कि हमने ताला तोड़ दिया, नहीं तो अब तक हम बाहर ही बैठे रहते। उसकी ये बात सुनकर कुछ देर तक तो मैं भी सोच में पड़ गया। क्या सच में मकान मालिक आना भूल गया होगा या फिर उसके साथ कुछ हो गया होगा? इस घर में आने के बाद से मुझे कुछ तो अजीब लग रहा था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, कोई अड़चन में पड़ गया होगा या फिर उसे कोई जरूरी काम आ गया होगा। वैसे भी मैंने एग्रीमेंट करवा लिया है और उसकी एक कॉपी भी मेरे पास है, तो अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। उसने फिर से संदेह में मुझसे एक सवाल किया, अंदर के कमरे में चूहा ही मरा था ना, या फिर कुछ और था? मैंने उसकी तरफ बिना देखे उसे जवाब दिया, नहीं, वो चूहा ही था, बस आकार में बड़ा था। मैंने अपनी करवट बदलकर उसे सोते हुए कहा, अच्छा चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। हम दोनों बहुत ही ज्यादा थके हुए थे और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। मैं तब इतनी गहरी नींद में था जैसे कि मैंने कोई नशा कर लिया हो। कुछ देर बाद मुझे कुछ महसूस होने लगा। जब मेरे हाथों पर मुझे कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ, तो थकावट और नींद के कारण मैं अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था। वो एहसास किसी कीड़े जैसा था, जैसे किसी कीड़े के पैर चुभते हैं। ये चुभन भी बिल्कुल वैसी ही थी। धीरे धीरे वो चुभन बढ़ती चली गई और फिर मुझे ऐसा लगा कि वो कीड़ा रेंगते हुए कहीं पर रुक गया हो। अचानक से उसके नुकीले पैर की चुभन मुझे अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। मैं झट से हाथ से अपने चेहरे को झटकने लगा
और फिर एकदम से अपनी आंखें खोली। मैंने देखा तो एक बहुत ही भयानक सा चेहरा ठीक मेरे मुंह के ऊपर दिखाई दिया। ये देखकर मैं बहुत डर चुका था और वो फिर एकदम से गायब हो गया। मैं घबराकर उठकर बैठ गया। मैंने अपने आसपास देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। मेरी आवाज सुनकर मेरी पत्नी भी जाग गई और उसने घबराते हुए मुझसे पूछा, क्या हुआ? कोई भयानक सपना देख लिया क्या?" मैं जोर-जोर से हाँफ रहा था। मैंने सबसे पहले अपने आप को शांत किया और कहा, "कुछ नहीं, कोई कीड़ा था शायद, हाथ पर रेंग रहा था।" कीड़ा शब्द सुनते ही वो घबराकर उठ खड़ी हुई। वो छलांग लगाकर सोफे पर जाकर खड़ी हो गई और वहीं पर खड़े होकर उसने लाइट चालू की। मैंने बिस्तर पर बैठे-बैठे पूरे बिस्तर पर हाथ फेरते हुए देखा, पर वहां पर कोई भी कीड़ा नहीं था और तब तक मैं भी शांत हो चुका था। मैंने रीमा को समझाते हुए कहा, कोई छोटा-मोटा कीड़ा था शायद, अब तक चला भी गया होगा। इसमें इतना घबराने की क्या बात है? नया घर है तो इतना तो चलता है। लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में कोई और ही विचार घूम रहे थे। मकान मालिक ने मुझसे कहा था कि वो मेरे आने से पहले यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन उसका कहीं पर भी अता पता नहीं था। मुझे पता नहीं कि मैंने अभी-अभी जो देखा वो सच था या फिर एक भ्रम था। मैंने भले ही उस चेहरे को एक पल के लिए देखा था, पर वो रहस्यमयी मुस्कान, वो बड़ी-बड़ी सफेद आंखें और वो सड़ा हुआ चेहरा, वो सब बार-बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। उस बिस्तर को ठीक से देखने और जांचने के बाद रीमा सोफे से नीचे उतर आई और सोफे से नीचे उतरते ही उसने मुझसे कहा, रुको, बेडरूम से मैं एक और चादर लेकर आती हूँ।" कीड़े की बात को लेकर वो अब भी घबराई हुई थी। हमने कुछ सामान बेडरूम के अंदर रखवा दिया था, जिसमें हमारा एक बेड भी था और उसी बेड के अंदर हमारी सारी चादरें थी। रीमा सीधे उठकर बेडरूम में चली गई। मैंने उठकर हॉल की खिड़की को खोल दिया और फिर से बिस्तर पर आकर बैठ गया। उस वक्त मुझे बार-बार वही भयानक चेहरा याद आ रहा था। बिस्तर के पास रखे हुए बर्तन से लेकर मैंने पानी पी लिया और फिर से अपने आप को समझाने लगा कि शायद नई जगह होने के कारण मुझे ये बार-बार भ्रम हो रहा है। रीमा को बेडरूम में गए हुए बहुत वक्त हो गया था, लेकिन अब तक वो बाहर नहीं आई थी। बेडरूम की लाइट भी चालू होकर कब की बंद हो गई थी, लेकिन अब भी वो अंदर थी। बहुत देर इंतजार करने के बाद मैंने उसे आवाज दी, "रीमा?" पर मुझे अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। कुछ देर रुककर मैंने फिर से उसे आवाज दी, "रीमा, क्या हुआ? चादर नहीं मिल रही क्या?" तब मैंने फिर से महसूस किया कि वही सड़न भरी बदबू घर के अंदर फिर से बढ़ने लगी है। मैंने सोचा कि मैंने अभी-अभी तो खिड़की को खोला था, शायद ये बदबू बाहर से कहीं से आ रही होगी। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की बंद थी। वो देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि अभी कुछ देर पहले मैंने उस खिड़की को खोला था। कोई आवाज नहीं आई और फिर भी वो खिड़की अचानक से कैसे बंद हो गई? मुझे वो अब सब कुछ बहुत ही अजीब लगने लगा था। मैं वहां से उठकर रीमा को आवाज देते हुए अपने बेडरूम की तरफ जाने लगा। "रीमा, कहाँ हो तुम? और तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही?" बेडरूम के अंदर बहुत घना अंधेरा था और बदबू अंदर से कहीं से ही आ रही थी। उस दुर्गंध से मैंने अपनी नाक पकड़ ली और दरवाजे के पास लगा हुआ लाइट का बटन चालू कर दिया। मैंने अंदर देखा तो रीमा सामने की दीवार को सिर लगाकर शांत, एकदम शांत और बिल्कुल सीधी खड़ी थी। मैंने फिर से उसे एक बार आवाज दी, "रीमा, ये तुम क्या कर रही हो?" मेरी उस बात का भी कोई जवाब नहीं आया। वो एकदम बिल्कुल सीधी खड़ी थी। हाथ पांव एकदम बिल्कुल सीधे अकड़े हुए थे।
हाथों की उंगलियां भी बिल्कुल एकदम सीधी दिखाई दे रही थी। चेहरा ऊपर की ओर था और उसका पूरा शरीर अकड़न से थरथरा रहा था। जब उसका कोई जवाब नहीं आया तो मैं धीरे धीरे कर कर उसके पास चला गया और दूर से ही उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ी हुई थी। हाथ पैर समेत उसका पूरा चेहरा भी थरथरा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर मैं घबरा गया और फिर मैंने उसके कंधे को पकड़कर उसे हिलाते हुए आवाज दी, रीमा, तुम ठीक तो हो ना?" रीमा को छूते ही वो एकदम से होश में आ गई और नॉर्मल होकर बेड के पास जाकर चादर को ढूंढने लगी। मैं भी कैसी पागल हूँ, यहाँ पर आकर भूल ही गई कि मैं यहाँ पर चादर लेने आई थी। ये कहकर वो चादर उठाकर सीधे कमरे से बाहर चली गई, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो या फिर उसे कुछ पता ही ना हो कि उसके साथ यहाँ पर क्या हो रहा था। उसका बर्ताव बहुत ही अजीब था। मैं खुद उसको देखकर चौंक गया था। मैंने एक नज़र उस दीवार को देखा। वो साधारण दीवार जैसी लग रही थी। फिर मैंने उस दीवार पर अपने हाथ की मुट्ठियों को पटक कर देखा। तब मुझे एहसास हुआ कि ये दीवार घर की और दीवारों से अलग है। वो दीवार सीमेंट की बनी हुई थी, जबकि घर की और सारी दीवारें पत्थरों की बनी हुई थी। मैं कुछ सोचता हुआ सीधे लाइट की स्विच को बंद करके कमरे से बाहर चला गया। हॉल में आकर देखा तो रीमा अपने ऊपर चादर ओढ़कर सो गई थी। मेरे हॉल में आने तक उसकी आंख लग गई थी। मैं भी उसके पास आकर लेट गया और मैं सोने की कोशिश करने लगा, पर बार-बार जो एक बात मुझे सता रही थी, वो ये थी कि मुझे लग रहा था कि इस घर में कुछ ना कुछ अजीब तो हो रहा है। वो गंदी बदबू अब अपने आप ही आनी बंद हो गई थी। खिड़की भी अब खुली थी और मैं रीमा की तरफ मुंह कर कर सो गया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। उसके चेहरे पर अब कोई हलचल नहीं थी। ठंडी हवा के झोंके खिड़की से घर के अंदर आ रहे थे। सब कुछ फिर से एकदम शांत हो गया। उस गहरी शांति में दूर कहीं से आती हुई मैं झुंगरों की आवाज को सुन पा रहा था। उस आवाज को महसूस करते हुए मैंने धीरे धीरे कर कर अपनी आंखें बंद कर ली। फिर एकदम अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी छाती बजा रहा हो। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखकर फिर से रीमा के चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा पहले के जैसे एकदम शांत और नॉर्मल था। तभी फिर से एकदम से दरवाजा बज उठा। मतलब वो मेरा वहम नहीं था। बाहर सच में कोई था, लेकिन इतनी रात गए कौन आ सकता है? हम तो यहाँ आज ही आए हैं और हमें यहाँ पर कोई जानता तक नहीं। मैं उठकर दरवाजे के पास चला गया। पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ एकदम से अटपटा लग रहा था। मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर अंदर से ही आवाज दी, कौन है?" "मैं कुणाल, इस मकान के मालिक का बेटा हूँ। उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा है।" मैं सोचने लगा कि मकान मालिक शायद किसी काम में फंस गया होगा और इसलिए आखिरकार उसने यहाँ पर अपने बेटे को भेज ही दिया है। बहुत रात होने की वजह से मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोला और बाहर झांक कर देखा। मेरे सामने 5.5 फुट का सफेद कपड़े पहने हुए एक आदमी खड़ा था। थोड़ी तसल्ली करने के बाद मैंने उस दरवाजे को पूरा खोल दिया। बेचारा इतनी रात में हमारे लिए इतनी दूर तक आया था। दरवाजा खोलते ही बाहर से ठंडी हवा का झोंका घर के अंदर घुस गया। उस ठंड से एक पल के लिए मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। उसी टाइम मैंने हॉल की लाइट को चालू किया और मकान मालिक के बेटे को नमस्कार करते हुए उसे अंदर आने के लिए कहा। "आइए ना, अंदर आइए। माफ कीजिए, मकान मालिक हमें चाबी देना भूल गए थे। वो नहीं आए ना, इसलिए हमें ताला तोड़ना पड़ा।" लेकिन उस वक्त उस आदमी का चेहरा घबराया हुआ लग रहा था।
उसने घबराते हुए कहा, मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। वो आदमी बाहर ही खड़ा था, अंदर नहीं आ रहा था। मैंने फिर से उन्हें अंदर आने की विनती की और कहा, आप पहले अंदर तो आइए, आराम से बात करते हैं। फिर उसने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, मैं अंदर नहीं आऊंगा, बल्कि तुम लोगों को इस घर से बाहर जाना होगा, और वो भी इस वक्त। मैं यही कहने के लिए यहाँ पर आया था। उसके ये शब्द सुनकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ गया। मैं आश्चर्यचकित था कि कोई इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। मैंने गुस्से में ही उसे जवाब दिया, ये क्या पागलपन है? एक तो वो हमें चाबी देने यहाँ पर नहीं आए, और ऊपर से आप इतनी रात को हमें घर से बाहर निकालने आए हैं। उसने फिर दूर से ही शांति से मुझे शांत रहने का इशारा किया और कहा, देखो, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पिताजी, मतलब इस घर के मालिक, उन्होंने कुछ ही समय पहले अपनी आखिरी सांसें ली हैं। पिछले 6 साल से वो कोमा में थे, और मरने से पहले कुछ ही क्षण के लिए वो होश में आए थे। होश में आने के बाद जो उन्होंने मुझसे कहा, मैं बस आपको वही बताने आया हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप यहाँ पर आने वाले हैं, और कहा कि अभी के अभी जाकर मैं आपको घर के अंदर जाने से रोक दूं। इसलिए उन्होंने मुझे इतनी रात को यहाँ पर भेजा है, तुम्हें सावधान करने के लिए। मरने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि मैं अभी के अभी यहाँ पर जाकर देखूं कि यहाँ पर कोई आया है या नहीं। अगर कोई घर के अंदर है तो उसे घर के बाहर निकाल दूं, और अगर कोई नहीं है तो यहाँ पर रुककर कोई सूचना या फिर कोई बोर्ड लगा दूं। मैंने उसकी ये बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और उससे कहा, क्या तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ? 4 दिन पहले ही मैंने इस घर का एग्रीमेंट करवाया है, और इस वक्त मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उस आदमी ने यहाँ वहाँ देखते हुए कहा, आपने जिस आदमी से व्यवहार किया था वो घर का मकान मालिक नहीं था। वो तो पिताजी का एक पहचान वाला दलाल था, जिसे उन्होंने 6 साल पहले इस घर को बेचने के लिए कहा था, और तब से ये घर खाली पड़ा है। एक दिन काम करते करते अचानक से मेरे पिताजी गिर गए और वो कोमा में चले गए। कुछ दिन पहले वो दलाल भी इस घर में पूजा करवाने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन पूजा करते समय उसके साथ कोई तो अजीब घटना घटी, और वो पूजा को ऐसे ही छोड़कर वहां से भाग गया। और घर जाने के बाद उसी रात उस दलाल की मृत्यु हो गई। उस आदमी की ये बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। वाह, बहुत ही अच्छा धंधा है तुम्हारा। पहले पैसे लेकर किराएदार पकड़ो, और फिर कुछ भी बकवास कहानी बनाकर घर को खाली करवाओ। पर एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम्हारे पिताजी ये सब कैसे जानते हैं, जबकि वो तो 6 साल से कोमा में है ना? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, या फिर कह क्यों नहीं देते कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है? देखो, मैं पुलिस तक जाऊंगा और तुम सबकी कंप्लेन कर दूंगा, पर मैं इस घर को खाली नहीं करूंगा। मुझे लगा कि वो मेरी बात से डर जाएगा, लेकिन उसने फिर उसी शांति से सांस लेते हुए कहा, बात को समझो, वो कोमा में नहीं थे। उनकी आत्मा बस उनके शरीर से बाहर थी, उनके शरीर से बाहर, यहाँ इसी जगह पर कैद थी। यहाँ पर कोई तो भयानक ताकत है, कोई तो शक्ति है, जिसने पिताजी को यहीं पर जकड़ कर रखा था। उसी ताकत ने उस दलाल की भी जान ली है, और अब वही ताकत तुम्हें तकलीफ देने यहाँ पर आई है। तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें या फिर तुम्हारे परिवार में किसी को अपना शिकार बना ले। मेरे पिताजी की मृत्यु का मतलब यही है कि वो शैतानी ताकत ने पिताजी की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है, उन्हें मुक्त कर दिया है। मैंने फिर से उसकी इस बात पर हंसते हुए पीछे मुड़कर देखा।
देखा तो रीमा अपनी जगह पर अब लेटी हुई नहीं थी। मैंने फिर एक नज़र उस आदमी के चेहरे को देखा। वो भी बड़ी हैरानी से मुझे देख रहा था। और उसी समय बेडरूम का दरवाजा एकदम से धड़म से बंद हो गया। अंदर की लाइट तेजी से झपकने लगी और उस शांत कमरे में एक दर्द से भरी आवाज गूंज उठी। उस आवाज को सुनकर हम दोनों भी घबरा गए। मेरे चेहरे की तरफ देखकर वो समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है। हम दोनों भी दौड़कर बेडरूम की तरफ चले गए। बेडरूम की लाइट बंद चालू हो रही थी और मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। मैं वहीं पर खड़े होकर रीमा को आवाज देने लगा। हमें अंदर से बहुत ही अजीब और एक तरह की घू घू की आवाज आ रही थी। और फिर अचानक से वही गंदी बदबू शीतल हवा में चारों तरफ फैलती चली गई। इतनी तेज दुर्गंध कि हमें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। लेकिन मैं खुद की परवाह किए बिना दरवाजे को पीट रहा था। मेरे साथ जो आदमी था वो भी पीछे से एक कुर्सी लेकर आ गया और उसने उस कुर्सी को जोर जोर से दरवाजे के ऊपर पटकना शुरू किया। हम दोनों पूरी ताकत से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे। मुझे लगा कि हमारी आवाज सुनकर कोई ना कोई जरूर हमारी मदद के लिए वहां पर आ जाएगा, पर काफी देर बाद भी वहां पर कोई नहीं आया। बहुत देर तक प्रयास करने के बाद आखिरकार उस दरवाजे की कुंडी टूट गई। कुंडी टूटकर दरवाजा खुल गया। हमने अंदर देखा तो मेरी पत्नी आशा सामने की दीवार पर चिपकी हुई थी। उसके हाथ पांव किसी मछली की तरह थरथरा रहे थे। आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ी हुई थी और उसके मुंह से घूं घूं की आवाज आ रही थी। ह, 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 ये मेरी जगह है। यहाँ पर सब कुछ मेरा है। तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। हा 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 हा। वो नजारा देख मैं भौचक्का रह गया। उस आदमी की बात सच थी। रीमा की आवाज बदली हुई थी। उसके मुंह से अजीब अजीब सी आवाजें निकल रही थी। हम दोनों रीमा को पकड़कर उस दीवार से उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, पर उसकी ताकत के सामने हमारी ताकत बहुत कम थी। मैं घबराकर जो भी वहां पर बुरी ताकत थी उससे माफी मांग रहा था। रीमा की हालत और भी ज्यादा खराब होती चली गई। उसकी आंखें बहुत ही लाल हो चुकी थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। मैं उस ताकत के सामने गिड़गिड़ाने लगा। मेरी पत्नी की जान की भीख मांगने लगा। तभी उस आदमी को शायद कुछ याद आ गया। उसने रीमा को छोड़ और अपनी जेब से कोई कपड़े की थैली निकाली और उस थैली से कुछ राख निकाली और उसे रीमा के शरीर पर छिड़कना शुरू कर दिया। वो भस्म शरीर पे पड़ते ही रीमा एकदम से नीचे गिर और उसका शरीर झटकना बंद हो गया और उस आदमी ने वही हाथ मेरे माथे पर रगड़ दिया और उसी भस्म वाले हाथ को अपने शरीर पर भी लगाया। फिर हम रीमा को उठाकर घर से बाहर लेकर चले गए। सिर्फ घर से बाहर ही नहीं, बल्कि उस घर से दूर चले गए। हमारे घर से बाहर जाते ही उस घर का दरवाजा अपने आप से बंद हो गया। दूर जाकर हमने कोई ऑटो वगैरह देखा और सीधा रीमा को लेकर अस्पताल चले गए। वो आदमी अभी भी मेरे साथ था। अस्पताल जाकर मैंने रीमा को भर्ती करवाया। रीमा करीबन 10 से 12 घंटे तक बेहोश थी। उस आदमी ने मेरी बहुत मदद की। उसने अपनी पहचान से मेरा रहने का इंतजाम करवा दिया और उस पुराने घर से मेरा सारा सामान हटवा दिया। होश में आने के बाद मैंने रीमा को पूरा हादसा बताया। मेरे लिए खुशी की बात ये थी कि वो सारी घटना के टाइम मेरी बेटी मेरे साथ नहीं थी और दूसरी खुशी की बात ये थी कि मेरी पत्नी रीमा अब सही सलामत थी।
बाकी लोगों की तरह उसके साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ था। सब हालात ठीक होने के बाद उस मकान मालिक के बेटे ने मुझे बताया कि उसके पास जो भस्म था उसी के कारण उसके पिताजी इतने साल तक जिंदा रहे। भले ही वो कोमा में थे, लेकिन उसी भस्म के कारण वो सांस ले रहे थे। मैं तो रह रहकर बस यही सोच रहा था कि अगर वो आदमी वक्त पर वहां नहीं आया होता तो न जाने हमारे साथ क्या से क्या हो जाता। उस घटना के बाद, वो सब सहने के बाद, मैं कभी भी उस घर या फिर उस गली में नहीं गया। दोबारा कभी नहीं। उसके बाद कभी नहीं गया।